एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डेरिवेशन पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक में डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूं, ये सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड के हों, चाहे वो नीट के हों, चाहे जेई के हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और बहुत सरल भी है। ठीक है, देखिए हम लोग यहां पे डेराइव करेंगे क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो जिसको हम लोग आर कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इन सब का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे यूज करेंगे हम लोग, अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं, दैट इज एम वी आर इज टू एन एच अपॉन 2 पाई पढ़ के आए। ये देखिए यहां पे मैं लिख के भी रखा हूं, जिसे इक्वेशन 1 मान लिया है मैंने। ठीक है, आप 2 मान ले, 3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं फाइंड करने जा रहा हूं क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करने जा रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया है आर। यहां पे हम यूज करेंगे जो रदरफोर्ड जी ने जो कहा था, उसको थोड़ा बहुत यूज करेंगे। उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। हाँ कि ना, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। मास मान लेते हैं कुछ m है, और ये जो रेडियस है वो क्या है, मान लेते हैं कुछ r है। जब घूम रहा होता है तो यहां पे क्या कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो न्यूक्लियस खींच रहा होता है, यही यूटिलाइज कर लेता है इलेक्ट्रॉन, चेंज कर देता है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। हाँ कि ना, हेयर इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो होता है वो Fc के इक्वल हो जाता है। हाँ कि ना, यही चीज हम निकालेंगे। अब देखिए हमें पता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। हाँ कि ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, पहले चैप्टर में पढ़ गया है, 1/4πε0 q1 q2/r², जिसको और लोग भी पढ़ते हैं k q1 q2/r²। हाँ कि ना, तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे। अब इन दोनों को इक्वल में रख देंगे, तो ये इक्वल में रख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ कि ना, अब यहाँ पे q1 क्या है, q2 क्या है, ये अपने दिमाग में रखिए। q1 है हमारा इलेक्ट्रॉन, q2 क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, मान लेते हैं z है। ठीक है, प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, उतना ही हमारा यहाँ पे Q2 होगा। समझ में आया कि नहीं, तो Z क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा हमारा, ZE हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, तो चलिए इन सबको हम लोग उठा के रख देंगे। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख दिए, तो हमें क्या मिला, mv²/r इज इक्वल टू, यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू रख दी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज किया गया है जिससे कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी हो जाए। इन्होंने क्या किया है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 क्या, यही, इसको यहाँ पे चाहे आप लिख लीजिए क्या, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जो है वो हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट का क्या किया, स्क्वायर किया है, और मैंने क्या किया है फिर डिवाइडिंग बाय इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड से इसको डिवाइड कर दिया स्क्वायर करने के बाद। तो हमने क्या किया है, वी गेट, स्क्वायर किया मैंने, जैसे स्क्वायर करेंगे m²v²r² लिखा, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो n²h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। हाँ कि ना, मिलेगा। अब फिर क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड में मैंने लिख दिया mv²/r, इसको 1/4πε0 EZE अपॉन r², इसको लिख दिया। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बच्चा, तो आप देखिए m से m कट जा रहा है, v² से v² कट जा रहा है, r ऊपर चला जाए तो क्यूब में हो जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा ना इस पे। हाँ कि ना, तो mv³ बचेगा हमारे पास, और फिर इसमें से भी कटना शुरू हो जाएंगे। जब ये इनमें से कटना शुरू होंगे, देखिए ये क्या होगा, ये वाला 4πε0 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास ये वाला 4 पाई r² बचेगा, 4πε0 ऊपर चल जाएगा, तो 4 पाई कट जाएगा, सिर्फ एक पाई बचेगा हमारे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, n²h²ε0 r पाई ZE², इतना बचा हमारे पास। समझ में आ रहा ना, इतना हमारे पास ये चीज बची। अब देखिए यहां से ये r, यहां से ये r कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ही सरल कैलकुलेशन है। अगर 12th में नहीं कर पा रहे तो बहुत गंदी बात है, इसे अच्छे से करिए आप। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, ये और ये कट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, जब ये चीज हमारी कट गई, एक मिनट, यहां पे क्या होगा, r, यहां पे भी तो कट रहा था, यहां पे r² आएगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा आर आर कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, आर क्यूब है ना यहाँ पे, आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ले लेते हैं, मान लेते हैं आपकी इच्छा पूरी कर दें हम, अगर यहाँ पे आर क्यूब ले लेते हैं, इधर आर स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, आर बचेगा। हाँ कि ना, आर की वैल्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इतनी आ गई। आर मतलब क्या, ऑर्बिट की रेडियस क्या आ गई, हमारे पास रेडियस आ गई ऑर्बिट की। हाँ कि ना। अब देखिए बच्चों, अगर मैं क्या कहूं, अगर मैं कहूं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है ये, तो कोई गलत है नहीं, क्यों, क्योंकि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ये है हमारी nth ऑर्बिट की रेडियस। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की कह रहे हैं तो n फर्स्ट रख दीजिए, सेकंड की लिए चाहते हैं तो n सेकंड 2 रख दीजिए, थर्ड की चाहते हैं तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए, 4 की चाहते हैं, 4 ऑर्बिट की रेडियस चाहते हैं तो n की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो रखते चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोगों को पता है कि nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। और एक चीज और बच्चों, शॉर्टकट आप आजमाइए इसमें, अगर यहां पे h एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई इन सब की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और अगर हम लोग ये सब रख दें इसमें उठा के, तो हमें एक शॉर्ट फॉर्मूला मिल जाता है, वो है r इज इक्वल टू 0.529। इन सब की वैल्यू जब पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा 0.529। बचा क्या है, n स्क्वायर अपॉन जेड, जेड 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 नहीं रखेंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, n स्क्वायर अपॉन जेड, समझ में आया कि नहीं। r इज इक्वल टू 0 h की रख दिया था, एप्सिलॉन नॉट की रख दिया, पाई रख दिया था, ई रख दिया, हाँ कि ना। अब इसी को आप एस्टिमेट करके r इज इक्वल टू 0.53 कह सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। r इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड, और a नॉट क्या है, इसकी यूनिट है रेडियस की, समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा आपको और अच्छे समझाने के लिए। फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ H, मतलब हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए आप क्या करिए, ऑर्बिट फाइंड करिए, मतलब r1 फाइंड करिए, रेडियस 1 मतलब अगर रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, ऐसे फाइंड करें। तो हमने कहा फॉर हाइड्रोजन एटम हमें पता है z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, हाँ कि ना। और n की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट सेल की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की निकालना चाहते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, चाहे इस वाले फॉर्मूले में, तो हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट किया, तो हमें क्या है 0.53, n की वैल्यू क्या है 1 है, 1 रखेंगे, z की वैल्यू क्या है 1, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.53 1/1 इक्वल्स टू दिस। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। फर्स्ट शेल होती है हमारी ग्राउंड स्टेट, सेकेंड शेल से स्टार्ट होती है एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड शेल क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड शेल क्या होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब अगर R2 की बात करता है, हाँ कि ना, सेकेंड शेल के ऑर्बिट की रेडियस की बात करता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, n की वैल्यू 2 रख देंगे, z की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो ये कुछ आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए व्हेन n इक्वल्स टू 2 देन दैट स्टेट इज कॉल्ड एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी देन दैट स्टेट इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और जैसे ही थर्ड ऑर्बिट की हम लोग क्या चाहते हैं, रेडियस चाहते हैं, तो हम लोग ये क्या रख देंगे, n की वैल्यू 3 रख दी, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 1। एग्जाम में थोड़ा ट्रिक करके पूछ सकता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करिए, बताइए हमें रेडियस, तो आपके दिमाग में आएगा n की वैल्यू 2 रख दें, पर नहीं बच्चों 3 रखनी होगी आपको, समझ में आया कि 3 रखनी होगी, यही खेलेगा आपसे। तो R3 की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट की कितनी आ गई 3.77 एंगस्ट्रॉम, समझ में आया कि नहीं। A0 इसे अब अच्छे से नोट करिए। अब आप V की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग।